हेलो एंड वेलकम टू द इजी क्लासेस। आज का टॉपिक जो कि सिलिकॉन वैली बैंक के क्रैश पर है, जो आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, उसके ऊपर है। लेकिन उससे पहले मैं अपने व्यूअर से, अपने सब्सक्राइबर से एक बार फिर अपोलॉजी अपनी टेंडर करूं कि बहुत दिनों के बाद बावजूद सारी कोशिशों के कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से रेगुलर बेसिस पे नहीं बन पा रहे हैं। और अभी भी मैं इस पोजीशन में नहीं था कि उसको बना पाऊं, लेकिन मुझे लगा कि ये टॉपिक ऐसा है कि जिसके ऊपर अपने व्यूअर्स को, जिसमें लार्जली स्टूडेंट्स हैं और वो लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, उनको एजुकेट करने की जरूरत है, ताकि वो उन बहुत सारे फैक्टर्स का जो इंटरप्ले है उनके बारे में उनकी क्लैरिटी कुछ हो सके। तो मेरा पर्पज यह है कि हद तक मैं इस पर्पज में कामयाब होऊंगा, यह फैसला आप लोग करेंगे। तो टॉपिक है सिलिकॉन वैली बैंक क्रैश और कहां पर चीजें गलत हुई, या इसको और आगे कोलन लगा के टॉपिक को बढ़ाएं हम, जैसा कि बढ़ाया है यहां पर, वेयर थिंग्स वेंट रॉन्ग, कहां चीजें गड़बड़ाई। सिलिकॉन वैली बैंक जिसने अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट कर रखा था, इट्स ए बैंक ऑफ ग्लोबल इनोवेशन, एज इफ के बहुत ही बड़ा इनोवेटिव और हाई टेक किस्म का बैंक है। तो ऐसा नहीं है कि वो ये बैंक अपने ऑपरेशंस में किसी दूसरे और बैंक्स के कुछ डिफरेंट था, बल्कि ये उन कंपनीज का फेवरेट था जो कि सिलिकॉन वैली में ज्यादातर स्टार्टअप्स और टेक कंपनीज थी। सिलिकॉन वैली आप सब लोग जानते ही होंगे, और जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि कैलिफोर्निया स्टेट में सैन फ्रांसिस्को पास एक जगह है जहां पर ये ज्यादातर जो सॉफ्टवेयर कंपनीज और कंप्यूटर कंपनीज हैं जो लोकेटेड हैं, इसको सिलिकॉन वैली कहते हैं। तो सिलिकॉन वैली बैंक वहां ऑपरेट किया और उन कंपनीज स्टार्टअप्स का ये फेवरेट था। और जिस वक्त ये बैंक क्रैश हुआ है उस वक्त उसकी डिपॉजिट बेस जो है वो मोर देन $200 बिलियन थी, मोर देन $200 बिलियन, जो कि बहुत बड़ी डिपॉजिट बेस है। अच्छा, आमतौर पे आपने सुना होगा कि ये वाला बैंक डूब गया, वो वाला बैंक डूब गया। ये 2008 में जो क्राइसिस हुए थे, तो बैंक आमतौर पे किस वजह से डूबते हैं, उसमें बहुत बड़ी वजह होती है एनपीए की। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, यानी बैंक ने जिनको लोन दिया, बड़े बड़े लोन दिए, वापस नहीं आए, वो कंपनी फेल हो गई, तो बैंक का पैसा डूब गया, उसमें बैंक कैसे रिकवरी करे। तो लार्जली बैंक्स जो कोलैप्स करते हैं वो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की वजह से करते हैं। यहां पर क्या था, यहां पर इनके असेट्स क्या थे उनकी हम बात करेंगे, और डिपॉजिट्स उनके पास था ही था इतना ढेर सारा। फिर क्यों ये बैंक डूबा, और उनकी असेट और लायबिलिटी में कोई मिसमैच भी नहीं था, फिर भी डूबा। और डूबा क्या मतलब, डिपॉजिटर्स का तो गवर्नमेंट ने एश्योर किया है कि एक एक पाई उनको नहीं जाएगी और ना टैक्स पेयर पे कोई बर्डन होगा। अब जिस तरह से भी उसको बेल आउट करें, और उसके ज़ाहिर असेट्स जो हैं उनको कन्फिस्केट करके उनको बेचेंगे या दूसरा कोई ऑपरेट करेगा, जो भी हो। बहरहाल जो बैंक के साथ हुआ, जो फ्राइडे को इट वॉज क्लोज्ड, लास्ट फ्राइडे। ओके, सिलिकॉन वैली बैंक के ऑपरेशंस के बारे में कैसा जान लें। बैंक के पास ये डिपॉजिट्स हैं। अगर दिसंबर 2022 की बात करें तो इसके पास $189 बिलियन के डिपॉजिट्स है। अच्छा, अब बैंक के पास जो डिपॉजिट्स हैं तो ये बैंक की लायबिलिटी भी है, और ये लायबिलिटी कहां से पूरी करता है, और बैंक अपना प्रॉफिट कहां से बनाता है। जाहिर है इन डिपॉजिट्स को न सिर्फ एक उन्हें वापस करना है, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वापस करना है, जो कि शायद लो था, लेकिन बहरहाल था। तो बैंक का जो प्रॉफिट होता है, ऑपरेशनल कॉस्ट और सारी चीजों निकालने के बाद, वो होता है लेंडिंग रेट और बारोइंग रेट और डिपॉजिट रेट्स का डिफरेंस। यानी जो अपने डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट देता है, उससे वो रेट जिसके ऊपर वो लैंड करता है वो बहुत ज्यादा होता है, और इस डिफरेंस से बैंक की ऑपरेशनल कॉस्ट प्लस उसका प्रॉफिट निकलता है। अच्छा, अब यहां पर क्या था, बैंक की लेंडिंग नहीं हो रही थी। बैंक वॉज नॉट लैंडिंग टू एनीवन, और कर रहा होगा तो बहुत मामूली से कर रहा होगा। अब बैंक क्या करे, बैंक को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट तो करना। ये $200 बिलियन रख के घर तो बैठ, 200 बिलियन से ज्यादा थी, पर अब 212 ऐसे कुछ थी। तो जब क्रैश हुआ उस वक्त, अब बैंक क्या कर रहा था, बैंक को कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना है। तो बैंक दूसरी जगह कौन सी थी, बैंक जो है वो
बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकता है, बैंक इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता है। बॉन्ड्स के बारे में समझ लीजिए कि बॉन्ड जो है वो एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट एजेंसीज या इवन कारपोरेट भी इशू करते हैं। बॉन्ड के थ्रू वो बेसिकली उधार लेते हैं पैसा। अगर मैंने बॉन्ड खरीदा है किसी कंपनी का या गवर्नमेंट का, तो मुझे एक फिक्स्ड इनकम पर पीरियड ऑफ टाइम मिलती रहेगी। मैं ऐसे मिसाल दूं आपको, अगर एक 100 रुपए का बॉन्ड है, यानी उसकी फेस वैल्यू जो है वो 100 रुपए है, या यूएस की टर्म मिले तो डॉलर कह लीजिए, यह है फेस वैल्यू, और इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज 5% है, ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, और मेच्योरिटी जो है इसको टाइम टी बना मान लें, सपोज ये जो है वो 5 इयर्स है, तो पहले साल मुझे 5 रुपए मिलेंगे, अगले साल 5 रुपए मिलेंगे, तीसरे साल 5 रुपए मिलेंगे, चौथे साल 5 रुपए मिलेंगे, और 5वें साल ये 100 रुपए प्लस वो 5 रुपए जो 5वें साल के हैं, और ये बॉन्ड इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने एक बॉन्ड खरीद लिया, तो ये जो कमिटमेंट है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ये चेंज नहीं होगा। अब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट घटे या बढ़े, ये चेंज नहीं होगा, मुझे वो मिलता रहेगा। दूसरी बात बॉन्ड्स के मुकाबले में ये है, बॉन्ड्स के बारे में ये है कि बॉन्ड्स जो है वो मार्केट में ट्रेडेबल कमोडिटी है। जिस तरह इक्विटी जो शेयर्स हैं, कंपनी के स्टॉक्स हैं, वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं, और वो 10 रुपए का शेयर आपने सुना होगा कि 1000 का बिक रहा है, 4000 का बिक रहा है, जो भी कीमत हो सकती है उसकी। तो इसी तरह बॉन्ड प्राइस भी घटते बढ़ते रहते हैं, और उनका ट्रेड जो है वो मिलियंस में और अरबों में होता है। बॉन्ड प्राइस जो है वो लार्जली अफेक्टेड होते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और मजे की बात यह है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो बॉन्ड के प्राइस इन सेकेंडरी मार्केट जो है वो कम हो जाते हैं। इसलिए अगर बॉन्ड के प्राइस बढ़ गए, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ गया और बॉन्ड अब 100 रुपए का है, तो जाहिर है उससे कम का बॉन्ड जो है वो इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो क्यों आपका 100 रुपए में खरीदेगा, वो कम हो जाएगा। एक रिलेशनशिप जो है, अगर मैं एक आर्टिकल जो मैंने पढ़ा था अगर मैं उसका बोला, तो मेरे कैलकुलेशन नहीं है, इसलिए मैं ये डिस्क्लेमर पहले दे दूं। अगर 1000 रुपए का बॉन्ड है और 3% इंटरेस्ट है, अगर इंटरेस्ट 4 रुपए हो जाता है, तो बॉन्ड प्राइस जो है वो रफली 925 के आसपास या 921 के आसपास हो जाएगी। इस तरह की कोई कैलकुलेशन उन्होंने की थी। और अगर ये 3 से 2% हो जाता है, तो ये 1081, ये शायद 25 के आसपास है, ये 81 के आसपास है, ये एक रफली फिगर है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि प्राइस ऑफ बॉन्ड इन सेकेंडरी मार्केट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इनवर्सली रिलेटेड, यानी प्राइस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो प्राइस ऑफ बॉन्ड घटेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा तो प्राइस ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा। बिल्कुल उसी तरह से डिमांड सप्लाई, क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस की रिलेशनशिप। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, तो इन्होंने क्या, अच्छा अमेरिका में एक और चीज, अमेरिका में बॉन्ड मार्केट बहुत डेवलप है, बहुत रोबस्ट मार्केट है, और साइज ऑफ द बॉन्ड मार्केट इज लार्जर देन द इक्विटी मार्केट। जो शेयर मार्केट है उससे ज्यादा बड़ा साइज जो है बॉन्ड मार्केट का है। तो इन्होंने क्या काम किया कि अपने इन्वेस्टमेंट जो है इन्होंने लॉन्ग टर्म बॉन्ड में किए। लॉन्ग टर्म बॉन्ड क्या है? जो कंपनी आपसे बारो कर रही है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, जिसका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो लंबा है। अच्छा, अमेरिका में खासतौर से जैसे हाउसिंग लोन्स होते हैं, इनके मैच्योरिटी पीरियड 20 साल 25 साल, किसी किसी केस में इवन 30 साल भी हो सकता है, इतना लंबा होता है। अच्छा, जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं उनमें इंटरेस्ट रेट इनवेरिएबली ज्यादा होता है, इसलिए कि वो बहुत दिनों तक आपका पैसा यूज कर रहे हैं तो उनका ज्यादा होगा, और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट जो है उसका कम होगा। तो ये गैप जो है, जिसको स्प्रेड कहते हैं, स्प्रेड बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, ये जो है ये था बेसिस ऑफ प्रॉफिट फॉर SVB, दैट इज सिलिकॉन वैली बैंक। यानी उनको देना कौन सा पड़ रहा है? जो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट पे तो शॉर्ट टर्म ही है, उनको देना पड़ रहा है, और वो कमा किससे रहे हैं? जो लॉन्ग टर्म से। तो उनका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, डिपॉजिट खूब आ रहा था, कंपनी फ्रेंडली थी, स्टार्टअप भी खुश थे, लेकिन वो दो चीजें भूल गए। वो दो चीजें क्या थी
एक तो उन्होंने शायद इसको एंटिसिपेट नहीं किया, या उसके लिए उनके पास कोई प्लान बी नहीं था कि अगर ये शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट बढ़ गए तो क्या होगा। और चूंकि यानी शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के बढ़ने की का जो एक नेट इफेक्ट है वो क्या होगा, ये स्प्रेड जो है थिन हो जाएगा। पहले इतना गैप था, अब इतना रह गया, तो जाहिर है कि प्रॉफिट कम हो गया, क्योंकि जो बैंक को देना पड़ रहा है अपने डिपॉजिटर्स को वो उसमें, और जो बैंक लॉन्ग टर्म बॉन्ड से कमा रही है वो कम हो गया, तो बैंक को फिर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आएगी। ये उन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया था। अच्छा, एक बात तो हुई है। दूसरी बात यह है कि चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने लो थे अमेरिकन इकोनॉमी में कोविड के टाइम में, जिसको इजी मनी पॉलिसी कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट वर ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो, तो उस वक्त गवर्नमेंट भी मनी इन्फ्यूज कर रही थी इकोनॉमी के अंदर, डॉलर छाप छाप के, उनकी रिजर्व करेंसी दुनिया भर की, तो डॉलर उनको छापने में भी कोई बहुत परेशानी नहीं होती है और चलता है। तो इकोनॉमी वाज फ्लडेड विद मनी, तो वेंचर कैपिटल जो है वो खूब आ रहा था, वेंचर कैपिटल का पैसा था, और जो कंपनीज थी, जो स्टार्टअप कंपनीज थी, बजाय इसके कि बैंक से लोन लेती, या कोई भी कंपनीज बैंक से लोन लेती, उनके पास तो वेंचर कैपिटल आ रहा है, वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें। वेंचर कैपिटल क्या है, यानी जो आमतौर पे इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं जो स्टार्टअप्स में, वो अपना पैसा लगाते हैं और उससे वो कम, जैसे प्रोग्राम आपने टीवी पे देखा होगा, क्या शार्क टैंक करके एक प्रोग्राम आता है, वो बैठते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं और वो कोई नया बिजनेस आइडिया है उनको में पैसा लगाते हैं, आपने देखा होगा प्रोग्राम। वो मुझे को बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन बहरहाल रेफरेंस के लिए मैंने आपको बता दिया। तो वो वेंचर कैपिटल उनके पास आ रहा है। अच्छा, वेंचर कैपिटल को पैसा चूंकि मिल रहा है वहां से और कंपनी को वहां से मिल रहा है, तो इन कंपनीज को, जो स्टार्टअप कंपनीज थी, इन्हें अपना विड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। रादर ये एक तरह का उल्टा फ्लो चल रहा था कि अपना पैसा जो है वो एसवीबी के पास पार कर रहे थे, उनके पास पैसा आ रहा है और वे एसवीबी पे जमा कर रहे हैं और एसवीबी के डिपॉजिट जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, अब चूंकि ये मामला कब से चल रहा था, कोविड के आने से, इजी मनी पॉलिसी। अब क्या प्रॉब्लम आई, कोविड खत्म हो गया और अमेरिका जो है वो इन्फ्लेशन की गिरफ्त में आया, और इन्फ्लेशन जो है वो कभी भी पॉलिटिशियन के लिए कोई अच्छी खबर नहीं लाता है। यानी पब्लिक परेशान होती है, क्योंकि मेजॉरिटी तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास ही होती है, तो इन्फ्लेशन तंग करता है, और किसी भी डेमोक्रेसी में उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, तो वो कोशिश करते हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए सबसे क्या है कि सबसे पहले तो ये मनी को कंट्रोल करो। मनी को कंट्रोल करने के लिए कौन सी चीज है, आपने उसमें चाहे वो उसकी इक्वेशन पढ़ी हो फिशर की, या कोई भी, या उसकी केन्स की थ्योरी पढ़ी हो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो डिमांड फॉर फंड्स, डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होगी, तो पैसा इकोनॉमी के अंदर कर्टेल होगा, इवन बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कम हो पाएगा, सारी चीजें उससे वो हो जाती हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया फेडरल ने, फेडरल रिजर्व जो कहलाता है उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए। अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए, हालांकि शॉर्ट टर्म ही बढ़े, तो ये स्प्रेड कम हो गया, ठीक है। अब चूंकि ये स्प्रेड कम हो गया तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई। दूसरी तरफ चूंकि वेंचर कैपिटल के पास पैसा कम हो गया, तो अब उन्हें पैसे की जरूरत पड़ी। जो अभी तक अपना चैन से वो कंपनियां रखे हुए थी, तो एक तरफ उन्हें अपने पैसे की जरूरत पड़ रही है जिनका डिपॉजिट है यहां पर, दूसरी तरफ इनका प्रॉफिट कम हो गया है, इनके पास कैश इनफ्लो कम हो रहा है, क्योंकि जहां से जिस डिफरेंस से लॉन्ग रन और शॉर्ट रन के उससे ला रहे थे वो गैप ही कम हो गया। अब इसमें दो चीजें हैं, अगर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बढ़ भी जाए, थोड़ा बहुत तो बढ़ा, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट अगर बढ़ भी जाता है तो प्राइस ऑफ बॉन्ड नीचे आ जाएगा फिर, तो उससे उनको नुकसान है, और ये गैप कम हो रहा है उससे भी नुकसान है। तो इस कैश की डिमांड को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या काम किया, नुकसान के साथ, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुए थे, प्राइस ऑफ बॉन्ड कम हो गए, उन्होंने मार्केट में अपने बॉन्ड्स बेचे ताकि उनकी कैश की डिमांड को पूरा कर। मार्केट में तो आप जानते हैं एक एक चीज की खबर होती है। अब कंपनी को लगा कि ये तो कुछ बैंक जो है मुसीबत में आ रहा है, जो अपने क्या कहते हैं नुकसान पे बेच रहा है। जैसे इंडिया में देख रहे हैं अडानी जी अपना बैंक का कर्ज ही तो कम कर रहे हैं कर करके, मैं उसमें नहीं जा रहा, हालांकि उस पर भी वीडियो बन सकता है, लेकिन मैं फिलहाल उसमें नहीं जा रहा। तो अब लोगों को परेशानी शुरू हुई। तो एक तो परेशानी ये थी जो बैंक ने कैलकुलेट नहीं किया था, उनके लिए प्लान बी मौजूद नहीं था। वो क्या था कि ये गैप ऐसा ही रहेगा, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट नहीं बढ़ेंगे। एक चीज, यानी पहला क्या था उनका जो गलती उन्होंने की, द गैप
बिटवीन शॉर्ट रन, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट विल कंटिन्यू। ओके, ये उनका एक तरह का अंडरलाइंग अजम्पशन था। और किस क्वेश्चन को एड्रेस नहीं किया? व्हाट इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या? कोई जवाब नहीं। दूसरी चीज जो थी वो थी कि यहां पर जो डिपॉजिट्स थे वो बड़े बड़े डिपॉजिट थे, यानी नहीं कि छोटे छोटे लाखों डिपॉजिट्स हैं, वहां बड़े बड़े डिपॉजिट थे। और 83% ऑफ द डिपॉजिट, आई मीन देयर वर लार्ज डिपॉजिट्स, मैं लिख दूं पहले, डिपॉजिट्स इन लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज अमाउंट, यानी 83% ऑफ द डिपॉजिट जो थे, ये कहते हैं कुल 37,000 अकाउंट में थे, वो जो थे वो लार्ज अमाउंट 83% वर ऑफ 2,50,000 $250,000 इस मैग्नीट्यूड से ज्यादा के थे, यानी जिनका डिपॉजिट जो है वो $2.5 लाख से ज्यादा का था। ये फिगर क्यों इंपॉर्टेंट? ये फिगर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वहां के कानून के हिसाब से जो उनका डिपॉजिट इंश्योरेंस है, उनका एक बॉडी है, अगर मैं यहां पर लिख दूं यूएस फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लिख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यूएस तो यूएस आप समझ ही जाएंगे, फेडरल डिपॉजिट्स इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेड इंश्योरेंस बॉडी है जो कि बैंक डिपॉजिट को इंश्योरेंस देती है। ये इंश्योरेंस किसको देती है? इस डिनोमिनेशन के नीचे के डिपॉजिट को। यहां पर 83% डिपॉजिट्स ही उससे ज्यादा के हैं। तो अब जो डिपॉजिट होल्डर्स हैं उनका तो खतरे घंटी बज गई। उन्होंने कहा भागो, बैंक का पैसा निकालो वहां से, तो हम तो डूबने वाले हैं, तो अपने शेयर बेच रहे, अपने लॉन्ग टर्म बॉन्ड बेच रहे हैं, घाटे में बेच रहे हैं, इसका मतलब दे आर इन एक्यूट क्राइसिस। तो विड्रॉ करने की होड़ लग गई, जिसको कहते हैं बैंक रन। ये बहुत खतरनाक चीज है बैंकिंग बिजनेस में, जिसको कहते हैं बैंक रन। अगर आपने क्रेडिट क्रिएशन की थ्योरी पढ़ी होगी तो उसका एक अजम्पशन यह है कि सारे लोग एक साथ अपना पैसा नहीं निकालेंगे, अगर वो है तो काम करेगी नहीं। तो बैंक रन जो है ये शुरू हुआ। बैंक रन शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि अभी भी हमारा पूरा नहीं पड़ रहा है, तो उन्होंने अपनी आखिर में अपनी इक्विटी बेचने की कोशिश की। उन्होंने कुछ बैंक को कांटेक्ट किया इसके लिए। ये खबर मार्केट में फिर फैली, दैट वाज ए हाफ हार्टेड अटेम्प्ट एट द लास्ट मोमेंट। उससे फर्दर पैनिक फैला और अल्टीमेटली हुआ ये वेडनेसडे को अगर क्राइसिस शुरू हुए थे तो फ्राइडे तक आते आते उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि अभी नहीं दे पाएंगे। ऑन फ्राइडे बैंक वाज क्लोज्ड। दिस इज द स्टोरी। ये बैंक की स्टोरी है। अब कहां कहां गलती हुई, कौन कौन जिम्मेदार है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लें, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करता हूं। यहां पर एक चीज आपने सुनी होगी, बासिल एग्रीमेंट या बेसिल एग्रीमेंट जो कहते हैं। मैं इसको तो इरेज कर दूं मेरे ख्याल से। आपने सुना होगा बेसिल एग्रीमेंट। बेसिल एग्रीमेंट का आपने सुना होगा बेसिल 1, बेसिल 2, बेसिल 3। तो मैं खास तौर से बेसिल 3 की बात कर रहा हूं। ये 2008 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे उसके बाद इन्होंने कुछ अपने रिकमेंडेशन दिए। अच्छा, बेसिल एग्रीमेंट है क्या? बेसिकली ये एक एग्रीमेंट है कंट्रीज का उसके लिए कि हम इन बैंक डिसिप्लिन्स को फॉलो करेंगे, जो कि यहां पर डिसाइड किया जा रहा है, हम उनको फॉलो करेंगे। उस तरह के अपने कानून बनाएंगे और ये सारे रेगुलेशंस लाएंगे ताकि बैंकिंग इंडस्ट्री कोलैप्स ना हो। क्योंकि जब 2008 के क्राइसिस हुए थे तो उस वक्त ये कहा गया था कि चूंकि रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो था
वो फ्लॉट था, बहुत लूज था, जिसकी वजह से बैंक अपनी मनमानी करते रहे और वो जब वो बबल बस्ट हुआ तो क्लैप्स हो गया, क्योंकि वहां पर क्लैप्स हुआ था उनके जो कोलेटरल थे, जो कि मॉर्गेजेस थे, उनके प्राइसेस क्रैश होने से। वो उस वक्त की नेचर दूसरी थी और इस वक्त की नेचर बिल्कुल दूसरी है। तो बेसल 3 एग्रीमेंट में कुछ चीजें थी जिसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट थी। एक थी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जिसको हम LCR भी कह सकते हैं, ये क्या कहता था कि बैंक के पास 30 दिन की लिक्विडिटी होनी चाहिए। यानी अगर उनके पास 30 दिन तक कोई और इनफ्लो नहीं है कैश का, तो भी उनके पास इतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए कि जितना उनका 30 दिन का आमतौर पर विड्रॉल है या जो चीजें हैं उनके पास उतना लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। तो यार बड़ा रेगुलेशन था। ठीक है, मैं इसके बाद आऊंगा कि हिंदुस्तान में क्या असर हो सकता है, हिंदुस्तान में इस तरह क्राइसिस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, उस पर भी आकर में 2 लाइनें और फिर उसका क्लोज करूंगा। दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज ये थी नेट स्टेबिलिटी फंडिंग रेशियो, यानी NSFR। दूसरी चीज ये थी लिक्विडिटी, तो आपने बता दिया कि 30 इतना हो कि बैंक के पास अगर उनके पास और भी कैश फ्लो नहीं है, इनफ्लो नहीं है, तो वो 30 दिन तक उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, वो उनको मिलता रहे। दूसरी चीज क्या थी कि नेट स्टेबिलिटी फंडिंग रेशियो ये कहती थी कि बैंक के पास भले ही कितने असेट हों, लेकिन असेट्स की क्वालिटी मैटर करती है। कितने असेट ऐसे हैं कि जो कि इजीली लिक्विडेट हो सकते हैं, उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड की जा सकती है। तो उनका जो असेट पोर्टफोलियो है उसमें लिक्विडिटी जो है वो लिक्विडिटी या कोई ऐसी फॉर्म जिसको इमीडिएटली लिक्विडिटी में कन्वर्ट किया जा सके, वो चीजें होनी चाहिए। और बेसल 3 का वो था कि ये कंट्री अपना डिसाइड करें कि कितने बड़े बैंक में जिनके डिपॉजिट बेस एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा है उसके ऊपर। और ये जरूरत इसलिए पड़ी थी कि अब ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, एक कंट्री के अंदर क्राइसिस होते हैं तो कंटेजियन जो है वो पूरी दुनिया में फैल जाता है। एक बैंक गया, दूसरा बैंक गया, तो इस तरह की चीज ना, उसको रोकने के लिए ये 2 चीजें रिकमेंड की गई थी। यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हुआ कि, और ये यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत कॉमन है, इंडस्ट्रियल लॉबिंग। वहां पर लॉबिंग की बैंक्स ने, और उस बैंक में ये हमारे एसवीबी भाई साहब भी आगे थे कि ये बेस जो है वो अच्छी खासी ऊपर रखी गई कि जिनकी असेट बेस जो है, डिपॉजिट बेस जो है वो 75,000 बिलियन से ज्यादा है या कुछ है, मतलब इस तरह का कुछ है, उससे एक बड़ी बेस, मुझे एग्जैक्ट उसकी वो याद नहीं है, उससे ज्यादा के ऊपर ये लागू होगी। तो ये बैंक जो है उस रेगुलेशन में ही नहीं आए। यानी अब एसवीबी के ऊपर, इन सिलिकॉन वैली बैंक के ऊपर ये शर्तें मानना मैंडेटरी नहीं था, ऑब्लिगेटरी था उनके लिए, वो नहीं मान रहे थे, लिक्विडिटी रख ही नहीं रहे थे सारे लॉन्ग टर्म डिपॉजिट में। अगर वो ना मान, अगर वो चीज नहीं होती तो ये प्रॉब्लम ना आती उनको, पहले से इसका कुछ हिसाब लगते, लिक्विडिटी रखते अपने, बहरहाल नहीं हुआ ये चीज। अच्छा, अब दूसरी चीज जो है जो मैं कह रहा था आपसे कि हिंदुस्तान में क्या होगा, देखिए हिंदुस्तान में बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वो हाईली रेगुलेटेड है। आरबीआई के खासे रेगुलेशंस हैं जो कि बैंक को फॉलो करने पड़ते हैं, इसीलिए बैंक्स में कभी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं ये उसके रेगुलेशंस में आते हैं और आरबीआई की नजर होती है उनके ऊपर और रेगुलेशंस को इन्फोर्स किया जाता है। तो हिंदुस्तान में उस तरह का असर होने की उम्मीद कम होती है, लेकिन फिर भी इस तरह से तो असर पड़ ही सकता है कि अगर यूएस में कोई प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से यूएस इकोनॉमी में कोई परेशानी होती है, चूंकि यूएस एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है इंडिया का, तो इंडिया को प्रॉब्लम तो आ ही जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं मेरे ख्याल से, इतना इस क्राइसिस के लिए। लेकिन एक चीज और बता दूं, इसके जो समाधान जिसको कहते हैं, वो पहले क्या हुआ था 2008 में गवर्नमेंट ने बेल आउट पैकेजेस दिए थे, यानी अपने पब्लिक एक्सचेकर से उनको पैसे दिए गए, यानी बेसिकली टैक्स पेयर मनी थी वो। यहां उन्होंने कहा था कि सबके डिपॉजिट्स को वो किया जाएगा, सबको एक एक पैसा,
मतलब उन्होंने एक एक पैसा तो नहीं कहा होगा, एक एक पैनी कहा होगा, एक एक पैनी वापस की जाएगी। और ये उसके ऊपर नहीं आएगा, टैक्स पेयर पे नहीं आएगा बर्डन इसका। तो जब टैक्स पेयर पे बर्डन नहीं आएगा तो जाहिर है उनके कुछ एसेट बेचेंगे, क्या करेंगे, जो भी करें। बहरहाल उम्मीद यह है कि ये कंटेजियन बहुत आगे जाएगा नहीं, क्योंकि जैसा कि पॉल क्रुगमैन ने कहा था कि एसवीबी जो है, सिलिकॉन वैली बैंक जो है, वो लेहमन ब्रदर्स नहीं है। लेहमन ब्रदर्स के डूबने से 2008 के क्राइसिस प्रेसिपिटेट हो गए थे। वो सबसे बड़ा बैंक वो भी नहीं था, लेकिन अमंग्स लार्जेस्ट बैंक्स था वो। तो पॉल क्रुगमैन का ये कहना कि 2023 जो है वो 2008 नहीं है और सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो लेहमन ब्रदर्स नहीं है। तो होपफुली ये क्राइसिस कंटेन हो जाएंगे। जैसे एसवीबी के यूके वाले को तो परहैप्स एचएसबीसी ने शायद खरीदा है, उनके सारे एसेट वो ऑपरेट करें। तो जो कुछ भी हो, बहरहाल उसका समाधान होगा। तो मैंने चाहा कि अपने स्टूडेंट्स को कम से कम, जो मुझे फॉलो करते हैं, इजी क्लासेस को फॉलो करते हैं, उनको कम से कम एजुकेट करने के लिए मैं ये वीडियो बनाऊं। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिखना। एक बार फिर आपसे क्षमा याचना, माजरत कि बहुत लेट हो रहा है, और सो मच सो जो फैक्टर्स हैं कि मैं उनके जो जवाब भी उनके नहीं दे पाया हूं मैं इधर बहुत टाइम से। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। और अब देखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।